नमस्कार मित्रों। चित्तौड़ की पद्मिनी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी कितनी ही पद्मिनियां हैं जो इतिहास के अंधेरों में गुम हैं। सच तो यह है कि संपूर्ण मध्यकाल ही अनगिनत पद्मिनियों की चीखों से गूंज रहा है। मध्यकालीन आक्रांताओं की काम पिपाशा और एक विचारधारा के अंतर्गत भारतीय स्त्रियों को अपवित्र करने की उनकी विकृत मानसिकता के कारण भारत में मुस्लिम विजयों के पश्चात स्त्रियां झुंड के झुंड आग में जलकर मरने लगी। कितना हृदय विदारक रहा होगा वह दृश्य जब स्त्रियां सामूहिक रूप से जलती हुई चिताओं में कूदती थीं। कितनी विवशता रही होगी उनकी जब उन्हें ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ता था। सामूहिक रूप से अग्नि सरोवर में स्वाहा होने की यह प्रथा जौहर कहलाती थी, जिसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध में पहली मुस्लिम विजय हुई। इसके बाद तो एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा जो लगभग संपूर्ण मध्यकाल में जारी रहा। अकेले चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर हुए। चंदेरी में स्त्रियों ने जौहर किया, गढ़कुंडार में जौहर हुआ। सूची बहुत लंबी है, जिसमें आतताइयों से और मृत स्त्रियों का भी भोग करने वाली उनकी विकृत मानसिकता से अपनी लज्जा रक्षा के लिए भारतीय स्त्रियों ने सामूहिक रूप से स्वयं को जलती अग्नि में झोंक दिया। लेकिन मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भारतीय रानी की गाथा जिसने अग्नि स्नान करके नहीं बल्कि जल समाधि लेकर आतताइयों से अपनी लज्जा रक्षा की। वह थी गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति, जो गिन्नौरगढ़ के शक्तिशाली गौंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल व उसके आसपास के क्षेत्र इसी के राज्य में आते थे। भोपाल की हरी भरी उपत्यका में बड़ी झील के किनारे रानी का एक महल भी था, जिसका नाम कमलापति महल था। इस महल को रानी ने स्वयं अपनी देखरेख में बनवाया था। 7 मंजिलों वाले इस महल का निर्माण 1722 में पूरा हुआ था। कभी इसे जहाज महल भी कहा जाता था। कारण यह कि रात के समय महल को प्रकाशित रखने के लिए उसकी खिड़कियों और झरोखों में दीपदंड प्रज्वलित किए जाते थे। ऐसे में इनका प्रतिबिंब बड़ी झील में किसी जहाज की तरह दिखाई पड़ता था। रानी का अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत होता था। पूर्णिमा की रात्रि में वह यहाँ कमल शैया पर विश्राम करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गिन्नौरगढ़ इस समय भोपाल से लगे हुए सीहोर जिले में है। यहाँ पर पहाड़ी पर बना हुआ निजाम शाह का अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग हुआ करता था, आज भी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पड़ोसी गौंड राजा आलम शाह की मनोवृत्ति रानी पर खराब हो गई। मित्रों, यहाँ आपको निजाम शाह, आलम शाह नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये गौंड राजाओं के नाम होंगे। वस्तुतः हुआ ये कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के पश्चात गौंड राजाओं ने मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर अपने नाम इस तरह के रखने शुरू कर दिए। इसे आप शक्तिशाली का अनुकरण करने की प्रवृत्ति कह सकते हैं, लेकिन थे वे पूर्णतः हिंदू। निजाम शाह, आलम शाह जैसे नाम वास्तविक थे भी नहीं, बल्कि ये पदवियां थीं। जैसे आलम शाह का वास्तविक नाम चैन शाह था। ये भी स्पष्ट कर दें कि शाह सरनेम भी भारत का ही है। बाद में इसे ईरानियों ने अपनाया और ईरान में इस्लाम के आगमन के पश्चात मुसलमानों ने। हाँ, तो आलम शाह की मनोवृत्ति रानी कमलापति पर खराब हो गई। उसने निजाम शाह को भोजन पर बुलाया और विष देकर मार दिया। परिस्थिति विकट थी। रानी कमलापति ने
अपनी लज्जा रक्षा के लिए अफगान लड़ाके दोस्त मोहम्मद की सहायता ली। उस समय होता यह था कि अफगान लड़ाके अपने कबीले की फौज लेकर भारत में चले आते थे और यहाँ भाड़े पर सेवाएं दिया करते थे। एक प्रकार से किराए पर लड़ने वाले सैनिक थे ये लोग। तो रानी ने दोस्त मोहम्मद से 1 लाख रुपए में अपनी सुरक्षा का सौदा किया। बदले में दोस्त मोहम्मद ने आलम शाह को मार गिराया। लेकिन इसके बाद स्वयं दोस्त मोहम्मद की नीयत रानी पर बिगड़ गई। उसके बारे में उल्लेख मिलता है कि सुंदर स्त्रियां उसकी कमजोरी थी। इसके लिए कई हत्याएं भी वह कर चुका था। लेकिन रानी सती सावित्री थी, भारतीय मूल्यों में पली बढ़ी, वह नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि रानी व दोस्त मोहम्मद के सेनाओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई भोपाल में हुई। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि सैनिकों के रक्त से लाल हुई भोपाल की एक घाटी आज लाल घाटी कहलाती है। रानी की सेनाएं इस लड़ाई में पराजित हुईं। उसके सैनिकों में केवल 2 बच पाए, जिन्होंने पास में ही मनुआ भावन की टेकरी, एक ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर काला धुआं करके रानी को संकेत दिया कि वे लड़ाई हार चुके हैं। रानी उस समय झील के किनारे स्थित अपने महल में थी। वे समझ गई कि अब उसने विलंब किया तो दोस्त मोहम्मद से अपनी लाज नहीं बचा पाएंगी। उसने बांध की सबसे संकरी पट्टी को तुड़वा दिया, जिससे झील का पानी महल में भरने लगा। देखते ही देखते महल जलमग्न हो गया और इसके साथ ही रानी ने भी अपनी 2 दासियों के साथ जीवित जल समाधि ले ली। यह 1727 की बात है। मतलब ये कि 2027 में इसके 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज भी 7 मंजिलों वाले इस महल की केवल ऊपरी 2 मंजिलें ही पानी के बाहर दिखाई पड़ती हैं, बाकी जल में डूबी हुई हैं। रानी का शाही कक्ष भी जलमग्न है। बांध को तोड़ने से महल के आसपास जो पानी जमा हुआ, उसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि एक छोटी झील ही बन गई, जिसे आज भोपाल का छोटा तालाब कहते हैं। अब बात गिन्नौरगढ़ के दुर्ग की। दोस्त मोहम्मद की कुदृष्टि से यह भी न बच सका, लेकिन इसे जीतने के लिए उसने बल का नहीं बल्कि छल का प्रयोग किया। भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच लगभग 2000 मीटर ऊंची एक अलग थलग पहाड़ी पर यह किला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लगभग अजेय था। दोस्त मोहम्मद ने छल पूर्वक अपने 100 सैनिकों को स्त्रियों के वेश में किले में घुसा दिया, जिन्होंने रात में अचानक हमला करके इस किले पर नियंत्रण कर लिया। इस तरह राजा भोज परमार द्वारा स्थापित और बाद में गोंड आदि राजाओं द्वारा शासित भोपाल व उसके आसपास का एक बड़ा क्षेत्र दोस्त मोहम्मद नामक अफगान लड़ाके के आधिपत्य में आ गया और भोपाल में नवाबी की स्थापना हुई। मित्रों, ये भी जानना चाहिए कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद ने किया था। तब भोपाल में जनता ने विलीनीकरण के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिसमें बहुत से लोगों को गोली मार दी गई और बहुतों को जेल में ठूस दिया गया। तब सरदार पटेल ने अपनी लौह नीति का पालन करते हुए 1 जून 1949 को भोपाल की नवाबी रियासत का भारत में विलय किया।